गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम कर रहे हैं समास, जिसमें हमने एक समास किया हमारा तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष के जो दो भेद थे कर्मधारय और द्विगु समास, ये दोनों ही हम कर चुके हैं। आज हमारा दूसरा समास है बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास क्या है? बहुव्रीहि समास वहाँ होता है जहाँ समस्त पद में आए दोनों ही पद गौण हो तथा ये दोनों मिलकर किसी तीसरे पद के विषय में कुछ कहते हैं। तो इस समास में क्या हुआ कि जैसे हमने तत्पुरुष समास पढ़ा, उसके अंदर उत्तर पद प्रधान था और पहला पद गौण था। उसी प्रकार से कर्मधारय में भी और द्विगु में, दोनों में, तीनों में ही क्या थे? उत्तर पद प्रधान था। लेकिन जो बहुव्रीहि समास होता है, यहाँ पर समस्त पद में आए दोनों ही पद गौण होते हैं, यानी ना तो पूर्व पद प्रधान होता है ना ही दूसरा। ये दोनों मिलकर किसी तीसरे पद के विषय में कुछ कहते हैं और तीसरा पद ही प्रधान होता है। तो ये जो दो मिलकर जो शब्द हैं, जो दो शब्द आते हैं समास में, वो दोनों मिलकर किसी तीसरे पद के बारे में कुछ कहते हैं और वो तीसरा पद ही है वो इसके अंदर प्रधान होता है। तीसरे प्रधान पद का ज्ञान संदर्भ से होता है। उदाहरण के लिए नीलकंठ, ठीक है। तो नीलकंठ है, इसका शब्द का विग्रह यदि है तो है नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, जो हमने उसमें भी किया था कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य के रूप में किया गया जाएगा। तो यह कर्मधारय समास होगा। लेकिन यदि इसके विग्रह में नील और कंठ दोनों का अर्थ नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव के रूप में किया जाएगा, तो यही शब्द है वो बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा। इस अर्थ में नील और कंठ गौण है और प्रधान क्या हो गया? शिव हो गया। तो इस तरह से जो कर्मधारय समास के भी कुछ उदाहरण हैं वो बहुव्रीहि में आते हैं। तो बहुव्रीहि समास में क्या ध्यान रखना होता है कि तीसरा पद, यानी हम किसी उन दोनों शब्दों को मिलाकर किसी तीसरे के विषय में कुछ कहते हैं, वो है आपका बहुव्रीहि समास। जैसे पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, पीला है वस्त्र जिसका। तो यहाँ पर हमने कहा श्री कृष्ण, किसका कहा? श्री कृष्ण का। तो ये बहुव्रीहि समास हो गया। दशानन, दस है आनंद जिसके रावण। त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके शिव। त्रिभुज, चार चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी विष्णु। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके वह स्त्री, यानी यहाँ का हम किसी विशेष के लिए अगर बोलते हैं तो। अंशुमाली, अंशु यानी किरणें हैं माली, माला जिसकी सूर्य। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों वाला पाणिनि का व्याकरण। उदार हृदय, उदार है हृदय जिसका, विशेष व्यक्ति के लिए, किसी विशेष के लिए कहेंगे तो। कमल नयन, कमल के समान है नयन जिसके विष्णु। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला श्री कृष्ण। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाली, यानी हम किसी विशेष इमारतों के लिए अगर यहाँ पर बोला जाएगा तो। गजानन, गज के समान आनंद, यानी मुख वाला गणेश। घनश्याम, वह जो घन के समान श्याम है श्री कृष्ण। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला। तो इस तरह से इसके अंदर जो सभी हैं बहुव्रीहि समास में क्या होगा कि वो किसी विशेष के लिए, जिस प्रकार से अधिकतर तो हमारे भगवान के नाम इसमें आते हैं या फिर हम किसी विशेष के लिए कहते हैं। तो जैसे महान है आत्मा, महान है जो आत्मा, अगर यहाँ पर हम किसी विशेष, जैसे हमने महात्मा गांधी के लिए महात्मा कहा तो वहाँ पर वो क्या आ जाएगा? बहुव्रीहि आएगा। ठीक है बेटा। ऐसे ही तिरंगा, अब तिरंगा, ये द्विगु समास में 3 रंगों का समूह हो गया, तो ये द्विगु समास हो गया। लेकिन 3 रंगों वाला, तो हमने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में ये कहा है, तो ये क्या हो गया? बहुव्रीहि समास। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, इस प्रकार से कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में यही अंतर है कि कर्मधारय में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है, और जबकि बहुव्रीहि में दोनों पद गौण और तीसरा पद प्रधान होता है। आगे है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या है? जिस समास में दोनों ही पद प्रधान हो। अभी समास में क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान, पूर्व पद भी प्रधान और उत्तर पद भी प्रधान। कोई भी गौण नहीं होता उसे द्वंद्व यानी जोड़ा युग्म समास कहते हैं। इसमें दोनों पदों की जोड़ने वाले समूचे बोधक अवयव का लोप हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि दो पदों को जो जोड़ते हैं वो जो समूचे बोधक शब्द होता है, जैसे और तथा, इन सब का लोप हो जाता है। जैसे अन्न जल, अन्न और जल, आज कल, आज और कल। तो यहाँ पर जब हम समस्त पद बनाते हैं तो इसी समूचे बोधक जो शब्द हैं उसका लोप हो जाता है। जीवन मरण, जीवन और मरण। दूध दही, दूध और दही। धन, धनी मानी, धनी और मानी। नदी नाले, नदी और नाले। पति पत्नी, पति और पत्नी। तो ये समास, इसमें क्या करना है आपको? सिर्फ जो योजक चिन्ह यहाँ पर लगे हुए हैं उनकी जगह आपने समुच्चय बोधक यानी कि और तथा वह लगा देना है।
तो ये हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। विशेष है इसमें कभी कभी और का विस्तृत अर्थ होता है और समान वस्तुओं के समूह का अर्थ प्रकट होने लगता है, जैसे नर नारी, तो यहाँ पर सभी लोग, बच्चे बूढ़े आदि। अगला है आपका लास्ट है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? जो पहला पद होता है वो अव्यय होता है। जैसे प्रतिदिन, प्रति है आपका अव्यय हो गया, विग्रह करने पर दिन दिन। यथाशक्ति, यथा अव्यय, आमरण में आ, अनुरूप में अनु, यथाक्रम में यथा, भरपेट में भर, बेखटके में बे, यथासंभव में यथा। तो ये क्या है? आपके अव्यय हैं। तो इनसे शब्द बनते हैं यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, आमरण, मरण तक, अनुरूप, रूप के योग्य, यथाकर्म, कर्म के अनुसार, भरपेट, पेट भर, बेखटके, बिना खटके के, यथासंभव यानी बिना शंका के, यथा समय, समय के अनुसार। इसी प्रकार से आजन्म, जन्म से लेकर एकाएक, अचानक, दिनों दिन, कुछ ही दिन में, प्रत्येक, एक एक, यथोचित, जितना उचित हो, रातों रात, रात ही रात में, आजीवन, जीवन पर्यंत, गली गली, प्रत्येक गली, प्रत्यक्ष, आंखों के सामने, भरपूर, पूरा भरा हुआ, यथा नियम, नियम के अनुसार, साफ साफ, बिल्कुल स्पष्ट। इस प्रकार से अब है आपके विभिन्न समासों में अंतर, जैसे द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास में समस्त पद का पहला पद है वो संख्यावाचक विशेषण होता है तथा दूसरा पद उसका विशेष्य, परंतु बहुव्रीहि समास में पूरा यानी समस्त पद ही विशेषण का काम करता है। कुछ ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं तो दोनों समासों के अंतर्गत रखा जा सकता है, जैसे चतुर्भुज, चतुर्मुख, त्रिनेत्र आदि। इनके विग्रह करने पर निर्भर करता है कि ये द्विगु समास में या बहुव्रीहि में से किस समास में उदाहरण माने जाएंगे। तो जैसे आपको चतुर्भुज आया, चार भुजाओं का समूह यानी द्विगु समास, लेकिन हमने इसका विग्रह किया चार भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु, तो ये बहुव्रीहि समास में आएगा। तो इसका निर्भर किस पे करता है? आपका विग्रह करने पर, कि अगर आपको समास दे रखा है, जैसे चतुर्भुज दे दिया, आपको बोला समास विग्रह का, समास का नाम लिखो, तो आप इसका विग्रह जिस तरह से करेंगे उसी समास का इसके अंदर नाम आ जाएगा। चतुर्मुख, चार मुखों का समूह द्विगु समास, और चार मुख है जिसके अर्थात ब्रह्मा, बहुव्रीहि समास। ठीक है बेटा। तो और नेक्स्ट है हमारा कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर है कि समास के कुछ उदाहरण हैं जो दोनों में समान रूप से आ जाते हैं, कर्मधारय में भी और बहुव्रीहि में। कर्मधारय में एक पद विशेषण या उपमान और दूसरा पद विशेष्य या उपमेय होता है, जैसे पीताम्बर में पीत और अंबर, पीत है जो विशेषण का काम कर रहा है, विष और अंबर विशेष्य का। कमल नयन में कमल है जो उपमेय का काम कर रहा है, नयन उपमान का। लेकिन बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद हैं वो किसी संज्ञा का विशेषण का कार्य करते हैं और दोनों पदों के अर्थों को अलग अर्थ स्पष्ट होता है। ठीक है। तो जैसे पीताम्बर हो गया आपका, इसका एक उदाहरण हो गया, पीले हैं अंबर जिसके, तो श्री कृष्ण के लिए हो गया, और पीला है जो वस्त्र वो सीधा आपका कर्मधारय के लिए हो गया। तो इसी प्रकार से कुछ उदाहरण हैं जो दोनों के होते हैं। 10 आनंद, 10 आनंद यानी मुख की विशेषता, 10 कर्मधारय, 10 मुख है जिसके रावण में हो गया। षडानंद, 6 आनंद, 6 मुख है जिसके कार्तिकेय। तो इस प्रकार से इन दोनों में अंतर है। बाकी बेटा हम कल करेंगे। थैंक यू। Hello students, this is Jyoti ma'am, your maths teacher. Let's start today our maths class. Chapter 13.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम जो हमारी स्फीयर और हेमिस्फीयर की है। स्फीयर मीन्स जो गोला होता है, जो हमारी बॉल होती है वो स्फीयर होता है। अगर उसको बीच में से कट कर दिया जाए तो वो क्या होता है? हेमिस्फीयर। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सरफेस एरिया of sphere of radius 10.5 centimeter, 5.6 centimeter and 14 centimeter। हमें 3 पार्ट्स अलग अलग गिवन है, तो इन तीनों पार्ट्स में हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। रेडियस गिवन है। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। रेडियस ऑफ स्फीयर 10.5 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया क्या होता है इसमें? सरफेस एरिया
ऑफ स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया होता है, सी एस से या टी एस से अलग अलग नहीं होते हैं, ओनली इसमें सरफेस एरिया होता है स्फीयर का। तो स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू 22/7, r 10.5 इंटू में 10.5, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 4 इंटू 22/7, 100/5/10, 105/10। पॉइंट का हटाने के लिए 10 का यूज़ करेंगे। 7 को कैंसिल करेंगे, 7 1 7 7, 7 1 7, 7 5 35, 15 पर कैंसिल हो गया। 5 2 10, 5 3 15, 2 2 4 पे कैंसिल, 2 1 2, 2 5 10, 5 को कैंसिल किया, 5 2 10, 5 1 5। हमारे पास डिनोमिनेटर में सभी नंबर कैंसिल हो गए हैं। न्यूमिनेटर में हमारे पास रह गया 22 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 21, 66 मल्टीप्लाई बाय 21, 66 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 2 6 12, 2 6 12 और 1 13, 6 8 3 1। टोटल सरफेस एरिया हमारे पास जो सरफेस एरिया है स्फीयर का वो आ गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास हमें रेडियस गिवन थी, रेडियस हमारे पास 10.5, तो हमें सरफेस एरिया स्फीयर का फॉर्मूला यूज़ करना है। सिंपल फॉर्मूला होता है 4πr स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू, जब तक हमें कोई भी वैल्यू पाई की गिवन ना हो तब तक हमें पाई की वैल्यू 22/7 ही यूज़ करनी है। मल्टीप्लाई में रेडियस का स्क्वायर 10.5 इंटू 10.5। उसके बाद उसको कैलकुलेट करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया, एरिया सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का सेकंड एंड थर्ड पार्ट है, डू योर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर गिवन है। हमें अब इस क्वेश्चन में भी सरफेस एरिया फाइंड करना है स्फीयर का। इसमें डायमीटर गिवन है हमें, तो डायमीटर से पहले हम क्या फाइंड करेंगे, रेडियस, देन नेक्स्ट सरफेस एरिया। डायमीटर गिवन है 14 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर का हाफ, 2 7 14, 7 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। फॉर्मूला से 4πr स्क्वायर, 4 22/7, r हमारे पास 7 इंटू में 7, 7 से 7 कैंसिल और कोई नंबर नहीं है कैंसिल के लिए। 88 मल्टीप्लाई बाय 7, 88 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 56, 5 कैरी, 7 8 56 एंड 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। जो हमें डायमीटर गिवन है। रेस्ट ऑफ दिस पार्ट्स क्वेश्चंस डू योर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। हमें हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 3πr स्क्वायर एंड CS से कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr स्क्वायर। अब हमें रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर 10 सेंटीमीटर। TS से टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर
3πr², ये 3, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास 10 × 10। सॉरी, इसमें हमें यूज़ क्या करनी है, पाई की वैल्यू 3.14। तो जब हमें पाई की वैल्यू गिवन है तो हम पाई की वैल्यू वही यूज़ करेंगे, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू में 10 r², 3 × 314/100, पॉइंट के लिए 100 का यूज़, 10 × 10 100, 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल हो गया हमारा। तो हमारा सिंपल 3 × 314, तो 3 को जो 314 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 × 12, 1 कैरी, 3 1 × 3 और 1 4, 3 3 × 9, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, TSAO हेमीस्फीयर। तो सिंपल हमें क्वेश्चन इसी तरह से गिवन है, रेडियस या डायमीटर गिवन है, हमें स्फीयर या हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड करना है। थैंक यू। Welcome students, this is Amrita Sharma and we are doing revision of chapter Atoms and Molecules from 9th class Science. In last lecture we have discussed about atomic mass and atomic symbol, significance of symbol of an element. Now today we will discuss about how do atom exist, either in free state separately or in combined state. Let us start. How do atoms exist? The atoms of only a few elements called noble gases such as helium, neon, argon, krypton are chemically unreactive and exist in free state. The atoms only few elements, कुछ एलिमेंट के एटम जिनको हम नोबल गैस कहते हैं, सच एज हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जो अनरिएक्टिव है, जो बहुत कम रिएक्टिव है, ये फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, सिंगल एटम एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मैं आपको कहूँ बच्चों, हीलियम का He एक एटम एग्जिस्ट करता है, नियोन का Ne एटम एग्जिस्ट करता है, आर्गन का Ar एक एटम एग्जिस्ट करता है। Atoms of most of the element are chemically very reactive. ज्यादातर एलिमेंट के एटम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एंड डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, सिंगल स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। एटम्स यूजुअली एग्जिस्ट इन 2 वेज, 2 वे में, 2 फॉर्म्स में एटम एग्जिस्ट करते हैं। इन फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल बना लेते हैं, इन फॉर्म ऑफ आयंस, या क्या बना लेते हैं बच्चों, आयंस बना लेते हैं। When atoms form molecule और आयन, जब एटम मोलिक्यूल बनाते हैं, आयन बनाते हैं। आयन का मतलब बच्चों एक तो कैटायन, एक एनायन कैटायन बनता है इलेक्ट्रॉन के लॉस करने से, और एनायन बनता है इलेक्ट्रॉन के गेन करने से। मतलब आयन का मतलब 2 हो गए, एक तो पॉजिटिवली चार्ज आयन हो गया और एक नेगेटिवली चार्ज आयन होगा। पॉजिटिवली जैसे मैं आपको कहूँ Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, तो पॉजिटिव चार्ज आयन कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के लूज करने से, और नेगेटिव चार्ज आयन कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के गेन करने से। व्हेन एटम फॉर्म मॉलिक्यूल और आयन दे बिकम स्टेबल, स्टेबल हो जाते हैं। स्टेबल होने का मतलब है बच्चों नोबल गैस जैसा बन जाना, वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेना। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इन डूइंग सो दे एक्वायर द स्टेबल इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ऑफ नोबल गैसेज। जितनी भी नोबल गैसेज है सबके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन है। द मोलिक्यूल्स एंड आयन स्टिक टुगेदर इन लार्ज नंबर टू फॉर्म वेरियस टाइप ऑफ मैटर। मोलिक्यूल और आयंस आपस में स्टिक कर जाते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बना लेते हैं इन लार्ज नंबर, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, टू फॉर्म वेरियस टाइप ऑफ मैटर अराउंड, जिससे हमारे चारों तरफ बहुत सी मैटर बनती है। दो वी कैन नॉट सी द इंडिविजुअल मोलिक्यूल और आयन, जबकि हम नहीं देख सकते इंडिविजुअल मतलब अकेले मॉलिक्यूल को और आयन को विद अवर आइज। वी कैन हाउएवर सी द वेरियस सब्सटेंस, हम बहुत से सब्सटेंस को देख सकते हैं, विच आर अ बिग कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, जिसमें बहुत से
मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और आयंस प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन नॉट सी इंडिविजुअल आयोडीन मॉलिक्यूल, आयोडीन के मॉलिक्यूल को हम नहीं देख सकते विद आवर आईज बिकॉज दे आर वेरी 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 स्मॉल, बट वी कैन सी आयोडीन क्रिस्टल एज ए वॉयलेट कलर्ड सॉलिड। ये आयोडीन क्रिस्टल है जो वॉयलेट कलर का सॉलिड है, ये आपको दिख रहा है क्योंकि इसमें मिलियन एंड मिलियंस आयोडीन के मॉलिक्यूल इकट्ठे हैं, बिकॉज इट इज अ कलेक्शन ऑफ मिलियन एंड मिलियन ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल्स। ओके बच्चों, और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सोडियम क्लोराइड, दिस इज सोडियम क्लोराइड विच इज मेड अप ऑफ सोडियम आयन and chloride ions. We cannot see individual sodium ion and chloride ion because they are very 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 small, because it is a collection of million and millions of iodine molecule held together. Similarly we cannot see the individual sodium ion को नहीं देख सकते, and chloride ion chlorine ion को नहीं देख सकते, but we can see the sodium chloride compound, common salt जिसको कहते हैं, टेबल साल्ट, रॉक साल्ट जो नमक होता है, NaCl जो हम किचन में यूज करते हैं, as a white powder because it is formed by collection of million and millions of सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयन। सोडियम क्लोराइड किससे बना है? मिलियन मिलियन आयन से बना है, जिसमें सोडियम के आयन होते हैं, Na पॉजिटिव के आयन होते हैं, और बच्चों Cl नेगेटिव के आयन होते हैं, और आयनिक बॉन्ड बनता है। वी विल नाउ डिस्कस द मॉलिक्यूल एंड आयन इन डिटेल वन बाय वन। अब हम किसको डिस्कस करेंगे बच्चों? मॉलिक्यूल को और आयन को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके बेटा, नाउ देखिएगा बच्चों मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स। मॉलिक्यूल क्या होता है? टू और मोर एटम का एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब कोई चार्ज नहीं होता है उस पे, केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, और ये जो एटम है आपस में बच्चों केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। The forces which hold the atom together in a molecule are called covalent bond. कोवेलेंट बॉन्ड कहलाते हैं जो फोर्स मॉलिक्यूल में डिफरेंट या सेम टाइप ऑफ एटम को एक साथ रखते हैं बॉन्ड बना करके। क्या कहलाते हैं बच्चों? कोवेलेंट बॉन्ड। दस अ कम्बिनेशन ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। कम्बिनेशन ऑफ एटम को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। वी नो दैट एटम ऑफ मोस्ट ऑफ एलिमेंट आर वेरी रिएक्टिव। ज्यादातर एटम एलिमेंट के रिएक्टिव होते हैं। कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। दिस इज नॉट सो विद मोलिक्यूल। ऐसा मोलिक्यूल के साथ नहीं। मोलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। मोलिक्यूल फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज दे आर वेरी स्टेबल, बहुत ज्यादा स्टेबल है। एटम स्टेबल है लेकिन मोलिक्यूल स्टेबल है। दिस गिव्स अस अनदर डेफिनेशन ऑफ मोलिक्यूल विच कैन बी रिटन एज। इससे हमें दूसरी डेफिनेशन मिलती है मोलिक्यूल की। अ मोलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस का छोटे से छोटा पार्टिकल मोलिक्यूल कहलाता है। which has properties of that substance, उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है, एंड कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, और फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस, वो सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। मोलिक्यूल कैन बी फॉर्म्ड आइदर बाय कम्बिनेशन ऑफ एटम ऑफ सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट के कम्बिनेशन से भी बन सकता है मोलिक्यूल। जैसे मैं कहूँ ऑक्सीजन का मोलिक्यूल होता है बच्चों O2, हाइड्रोजन का मोलिक्यूल होता है H2, और डिफरेंट एलिमेंट जैसे मैं कह दूं आपको H2O, H2O भी एक मोलिक्यूल है, H2 भी मोलिक्यूल है, O2 भी मोलिक्यूल है। डिपेंडिंग ऑन दिस देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोलिक्यूल। दो टाइप के मोलिक्यूल होते हैं, मोलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अब हम इनको डिस्कस करेंगे, मोलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। देखिएगा बच्चों मोलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, ऐसा मोलिक्यूल जो एक ही तरह के एटम से मिलकर के बना हुआ है, एक ही एलिमेंट के उसमें अगर एटम हो तो उसको मोलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहते हैं। द मोलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स टू सिमिलर एटम्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर। दो सिमिलर एटम जो केमिकली, टू और मोर, दो भी हो सकते, दो से ज्यादा भी हो सकते, लेकिन सेम एटम हो, केमिकली कंबाइंड टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल अ मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट कंटेन टू हाइड्रोजन एटम कंबाइंड टुगेदर, H2 लिखा जाता है, एंड इट इज रिटन एज H2। हाइड्रोजन गैस कंसिस्ट ऑफ H2 मोलिक्यूल एंड नॉट ऑफ सिंगल हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन गैस अगर हमारे पास किसी कंटेनर में है तो उसमें हाइड्रोजन के मोलिक्यूल होते, सिंगल एटम नहीं होते हैं। हाइड्रोजन मोलिक्यूल इज डायएटॉमिक। डायएटॉमिक, डाई का मतलब होता है बच्चों दो, तो जितने एटम मोलिक्यूल में होते हैं वो उसकी एटोमिसिटी कहलाती है, बिकॉज इट कंटेन टू एटम पर मोलिक्यूल। सिमिलरली नाइट्रोजन एटम एग्जिस्ट एज N2 मोलिक्यूल, नाइट्रोजन का N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन एज O2 मोलिक्यूल, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लोरीन गैस एज Cl2 मोलिक्यूल। ब्रोमीन एलिमेंट
which is a liquid consists of Br2 molecule and iodine element which is a solid exists as I2 molecule। तो बेटा मोलिक्यूल ऑफ एलिमेंट का मतलब एक ही तरह के एटम अगर कंबाइंड हो रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं बच्चे, मोलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। बेटा यहाँ आप देखिएगा, आपको दिख रहा होगा ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, इसमें 2 नाइट्रोजन एटम। ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, इसमें 2 ऑक्सीजन एटम। ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल, इसमें 2 क्लोरीन एटम। ओजोन का नाम सुना है आपने, ओजोन लेयर जो हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाते हैं, O3 होता है। ओजोन गैस हैज 3 ऑक्सीजन एटम कंबाइंड टुगेदर, सो ओजोन एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ O3 मॉलिक्यूल। फास्फोरस एलिमेंट, फास्फोरस का नाम सुना है P, व्हाइट फास्फोरस भी होता है, रेड फास्फोरस भी होता है। हैज 4 फॉस्फोरस एटम कंबाइंड टुगेदर, तो फॉस्फोरस एग्जिस्ट इन P4 मॉलिक्यूल। फास्फोरस का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें 4 एटम होते हैं, तो बच्चों फास्फोरस का मॉलिक्यूल लिखा जाता है P4 की फॉर्म में। सल्फर का नाम सुना है आपने, सल्फर लिखा जाता है, उसके 8 एटम आपस में जुड़ के रहते हैं, 8, तो S8 लिखा जाता है। इसके अलावा आपकी जो नोबल गैसेज है जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सिंगल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, ये कहलाती हैं मोनो एटोमिक। ओके बेटा, बच्चों देखिएगा यहाँ पे जो आपको फिगर दिख रहा है ये क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल है, 2 क्लोरीन के एटम बॉन्ड बना रखे हैं। ये सल्फर ज्वाइंट है, सल्फर येलो कलर का होता है, 8 एटम बॉन्ड बना रखे हैं। ग्रेफाइट कार्बन की फॉर्म है, कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्लस्टर ऑफ कार्बन एटम, जेंट मॉलिक्यूल है, काफी सारे कार्बन इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो बेटा एक वर्ड यहाँ पे और आया है, उसको भी हमें समझना है, दैट इज एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होती है बच्चों, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटोमिसिटी। जितने एटम किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं उसको क्या कहते हैं बच्चों, एटोमिसिटी कहते हैं। बेटा देखिएगा नोबल गैसेस जो है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, ये सारी सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, इसीलिए इनको मोनो एटोमिक कहा जाता है। एटोमिसिटी ऑफ नोबल गैसेस इज 1। ऐसे ही जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम, ये भी सिंगल एटम होते तो मोनो एटोमिक कहलाएंगे। हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 2 एटम है तो ये क्या कहलाएंगे, डाई एटोमिक कहलाएंगे। इनकी एटोमिसिटी 2 है, ठीक है 2। O3 ओजोन की एटोमिसिटी कितनी है बच्चों, 3 है। फॉस्फोरस P4 होता है, तो इससे देखिएगा बच्चों फास्फोरस P4 हैज 4 एटम इन इट्स मॉलिक्यूल। फास्फोरस में 4 एटम होते हैं तो इसकी एटोमिसिटी कितनी है बच्चों, 4 है। फास्फोरस इज सेड टू बी टेट्राएटोमिक, इसको टेट्राएटोमिक कहते हैं। ये रेड फास्फोरस है, ये येलो फास्फोरस है। ये फास्फोरस के मॉलिक्यूल का मॉडल है, 4 एटम है, टेट्राहेड्रल टाइप में शेप बनती है, ज्वाइंट टुगेदर 4 एटम्स ऑफ फास्फोरस। सॉलिड सल्फर एसिड 8 एटम्स होते हैं तो इसकी एटोमिसिटी कितनी है बच्चों, 8, और इसको ओक्टा एटोमिक भी कहते हैं, ओक्टा एटोमिक, ओक्टा एटोमिक। ओके, तो आज हमने बच्चों मॉलिक्यूल की डेफिनेशन और मॉलिक्यूल का एक टाइप दैट इज मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ कंपाउंड के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। आई होप गाइस समझ में आया होगा आपको। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Good morning students. In our previous lecture we have discussed about the October Revolution and after that in the years that followed the Bolsheviks became the only party to participate in the elections to the old Russian Congress of Soviets which became the parliament of the country. So Russia became a one party state. Trade unions were placed under control of party, means Russia एक one party state बन चुका था। ये सारे चेंजेस आए अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद, अक्टूबर क्रांति के बाद। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सिविल वॉर, पार्ट नंबर 8. Okay, so let's begin. The Russian army began to break up when Bolsheviks ordered for redistribution of land. Soldiers, mostly peasants, wished to go home for the redistribution and deserted. Non-Bolshevik socialists, liberals and supporters of autocracy condemned the Bolshevik uprising. Means बोल्शेविकों के द्वारा जो जमीन का रीडिस्ट्रीब्यूशन का जो ऑर्डर दिया गया था, वो ऑर्डर दिए जाने से रूसी जो सेना थी, सोल्जर्स जो थे वो एक तरह से टूट गए थे। रशियन आर्मी जो है वो एक तरह से टूट चुकी थी क्योंकि ज्यादातर सिपाही कौन थे, किसान थे, मोस्टली पीजेंट्स थे, ज्यादातर किसान, ज्यादातर सिपाही। तो वे रीडिस्ट्रीब्यूशन के टाइम जो है अपने घर जाना चाहते थे, इसलिए सेना छोड़कर वो भागने लगे। सो their leaders rushed to South Russia and organized troops to fight the Bolsheviks, the Reds. गैर बोल्शेविक समाजवादी जो थे
उदारवादी और राजशाही के सपोर्टर्स जो थे उन्होंने इस बोल्शेविक विद्रोह की बहुत कड़े शब्दों में निंदा की। इस तरह से एक तरह से इसको आलोचना की। ड्यूरिंग 1918 एंड 1919 मोस्ट ऑफ रशियन एम्पायर वाज कंट्रोल्ड बाय द ग्रीन्स, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज एंड वाइट्स प्रोजारिस्ट। उनके नेता दक्षिणी रूस में एक तरह से इकट्ठे होकर बोल्शेविकों से, मींस रेड्स जिनको कहा गया है, बोल्शेविक्स को रेड्स कहा गया है, तो उनसे युद्ध करने के लिए टुकड़ियों का गठन करने लगे, ट्रूप्स बनाने लगे, सेनाएं जोड़ने लगे। और 1918 में और 1919 में रूसी एम्पायर का, रशियन एम्पायर का एक बहुत मेजर पार्ट, बहुत बड़ा भाग जो है सामाजिक क्रांतिकारियों जिनको ग्रीन्स कहा गया है, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज को, एंड जार समर्थक जो थे, प्रोजारिस्ट मीन्स राजाजार के सपोर्टर जिनको व्हाइट्स कहा गया है, उन्हीं के नियंत्रण में रहा। दे वर बैक्ड बाय फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप्स, ऑल दोज फोर्सेज हु वर वरीड एट द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म इन रशिया। उन्हें अमरीकी, ब्रिटिश, फ्रांसीसी और जापानी टुकड़ियों का भी समर्थन प्राप्त था, उनका भी सपोर्ट उनको था। So looting, banditry and famine became common as these troops and Bolshevik fought a civil war. तो एक तरह से गृह युद्ध के दौरान, गृह युद्ध का मीन्स उस कंट्री में ही, रशिया में ही आपस में जो है एक तरह से वॉर चलने लगा। तो ये सारी चीजें थी। अब ये जो पावर्स थी रूस में, सोशलिस्ट को फलते फूलते नहीं देखना चाहती थी, तो इन टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच में एक सिविल वॉर हुआ, जिसको हम सिविल वॉर को जो पढ़ रहे हैं टॉपिक, तो वही सिविल वॉर है जो रशिया में ही हुआ, मींस इंटरनेशनल लेवल पे किसी दूसरे कंट्री के साथ नहीं, ओनली रशिया में ही। ठीक है, तो उस सिविल वॉर के दौरान डकैती, लूटमार और भूखमरी जैसी समस्याएं बहुत बड़े लेवल पे आ गई। प्राइवेट प्रॉपर्टी सपोर्टर्स अमंग व्हाइट्स टुक हर्श स्टेप्स विद पीजेंट्स हु हैड सीज्ड लैंड। व्हाइट्स में जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का सपोर्ट करते थे, उन्होंने जो जमीन पे जबरन कब्जा करने वाले किसान थे उनके खिलाफ काफी सख्त कदम उठाए, स्टेप उठाए। तो उनकी इन हरकतों से सच एक्शंस कॉज टू द लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट फॉर द नॉन बोल्शेविक्स। जो गैर बोल्शेविक थे या बोल्शेविक के जो अगेंस्ट थे, उनके प्रति जो जनता का सपोर्ट था वो और भी तेजी से कम होने लगा। लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट। बाय जनवरी 1920 द बोल्शेविक्स कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर। जनवरी 1920 तक रूसी साम्राज्य के ज्यादातर हिस्से बोल्शेविकों के नियंत्रण में, कंट्रोल में आ चुके थे। दे सक्सीडेड ड्यू टू कोऑपरेशन विद नॉन रशियन नेशनलिस्ट एंड मुस्लिम जदीदिस्ट। उन्हें ये कामयाबी किससे मिली थी? जो गैर रूसी राष्ट्रवादी थे, सोशलिस्ट थे, और मुस्लिम जदीदीज जो थे उनसे, उनके सहयोग से। Cooperation did not work where Russian colonists themselves turned Bolsheviks. In Khiva, in Central Asia, Bolshevik colonists brutally massacred local nationalists in the name of defending socialism. In this situation, many were confused about what the Bolshevik government represented. Means एक तरह से बोल्शेविक के कंट्रोल में आ चुके थे बहुत सारे लोग, तो उनको थोड़ा थोड़ा सक्सेस मिली थी। तो जिन इलाकों में रूसी उपनिवेशवाद या कॉलोनिस्ट ही बोल्शेविक विचारधारा का सपोर्ट कर रहे थे, वहां पर ये सहयोग, ये सपोर्ट काम नहीं आ सका। मध्य एशिया में जो खीवा नाम का प्लेस था, वहां पे बोल्शेविकों ने समाजवाद की रक्षा का बहाना बनाकर स्थानीय राष्ट्रवादियों का बड़े पैमाने पर कत्ल किया। ओके, तो ऐसी स्थिति में इन दिस सिचुएशन मैनी वर कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट द बोल्शेविक गवर्नमेंट रिप्रेजेंट। बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आया कि बोल्शेविक सरकार आखिर चाहती क्या है। सो पार्टली टू इम्प्रूव दिस, मोस्टली नॉन रशियन नेशनलिटीज वर गिवन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इन द सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, द स्टेट द बोल्शेविक्स क्रिएटेड फ्रॉम द रशियन एम्पायर इन दिसंबर 1922। आंशिक रूप से इस समस्या को एक तरह से सोल्व करने के लिए ज्यादातर गैर रूसी राष्ट्रों को सोवियत संघ मींस यूएसएसआर जिसको हम कह रहे हैं, दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य में से बोल्शेविकों द्वारा स्थापित राज्य के अंतर्गत एक तरह से राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त की गई। बट सिंस दिस वाज कंबाइंड विद अनपॉपुलर पॉलिसीज दैट द बोल्शेविक्स फोर्स्ड द लोकल गवर्नमेंट टू फॉलो। मींस क्योंकि बोल्शेविकों ने स्थानीय सरकारों पर एक कड़ी रोकथाम करने की कोशिश की थी, जैसे कई अनपॉपुलर और सख्त नीतियां जो है थोप दी थी, लाइक द हर्श डिस्करेजमेंट ऑफ नोमैडिज्म। मींस नोमैडिज्म का मतलब है कि घुमंतुवाद, इधर उधर घूमना। अटेम्प्ट्स टू विन ओवर डिफरेंट नेशनलिटीज वर ओनली पार्टी
सक्सेसफुल, इसलिए उन राष्ट्रीयताओं का विश्वास जीतने के प्रयास जो है बहुत कम सफल हुए। सो नेक्स्ट पॉइंट इज मेकिंग ए सोशलिस्ट सोसाइटी मीन्स समाजवादी समाज का निर्माण। सो स्टूडेंट्स यू हैव टू रीड दिस पैराग्राफ शॉर्टली। मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ कि सिविल वॉर के दौरान जो बोल्शेविक्स ने उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण, उनको नेशनलाइज करने की जो नीति जारी रखी थी, किसानों का समाजीकरण की गई, जमीन पर खेती की छूट दे दी गई। बोल्शेविक जब्त किए गए खेतों का उपयोग यह दिखाने के लिए करते थे कि सामूहिकता क्या होती है, मीन्स एक तरह से कमेटी क्या होती है, उनका मिला जुला स्वरूप क्या था। शासन चलाने के लिए ए प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस, एक केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था अपनाई गई। एंड अफसर सोचते थे कि हाउ द इकोनॉमी कुड वर्क, कि अर्थव्यवस्था किस तरह काम कर सकती है। इस आधार पर वे 5 साल का लक्ष्य निर्धारित करते थे और उन्होंने 5 ईयर प्लान्स बनाए। 5 ईयर प्लान्स वर मेड ऑन दिस बेसिस। द गवर्नमेंट फिक्स्ड ऑल प्राइस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, और गवर्नमेंट ने पहली 2 योजनाओं में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सभी वस्तुओं की जो कीमतें थी वो एक तरह से स्थिर कर दी। एंड सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, जो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग थी उससे आर्थिक विकास में काफी प्रोग्रेस हुई, काफी तेजी आई और औद्योगिक उत्पादन भी तेजी से बढ़ने लगा। न्यू फैक्ट्री सिटीज केम इनटू बीइंग, नए फैक्ट्रीज, नए शहर विकसित हुए। An extended schooling system developed and arrangements were made for factory workers and peasants to enter universities. मीन्स एक शिक्षा व्यवस्था जो है नई तरीके से लागू की गई, जिसमें फैक्ट्री कामगारों, किसानों को विश्वविद्यालय में एंट्री दिलाने के लिए खास इंतजाम किए गए थे। फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाओं के बच्चों के लिए वहां पे बालवाड़ियां खोल दी गई। क्रेचेस वर एस्टैब्लिश्ड इन फैक्ट्रीज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वुमेन। चीप पब्लिक हेल्थ केयर वाज प्रोवाइडेड, और साथ में मजदूरों को सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई गई। मजदूरों के लिए आदर्श रिहायशी मकानों का भी निर्माण करवाया गया। द इफेक्ट ऑफ ऑल दिस वाज अनइवन दो सिंस गवर्नमेंट रिसोर्सेज वर लिमिटेड। इन सारी कोशिशों के परिणाम सभी स्थानों पर एक जैसे नहीं रहे क्योंकि सरकारी संसाधन बहुत ज्यादा लिमिटेड थे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज चैप्टर एंड टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट some very short question answers. Welcome my dear students in English class of class 9th, and I am Hirlal sir from MLP International School Beta Rajpura, and we are doing our 4th chapter of this book, Moment. In this video we are going to discuss the question answer of this chapter, In the Kingdom of Fools. These are the textbook exercise, and question number first is, what are the 2 strange things the Guru and his disciple find in the kingdom of fool? वे कौन कौन सी अजीबोगरीब चीज़ गुरुजी को और उसके डिसिपल यानी चेले को विचित्र लगी मूर्खों के साम्राज्य में? The Guru and his disciple found 2 strange things in the kingdom of fool. बेटे गुरुजी को और उसके चेले को 2 चीज विचित्र लगी उसके साम्राज्य में, मूर्खों के साम्राज्य में। 1. Everything either big or small cost just a single डुड्डू। कहने का तात्पर्य हमारे पास ये है बेटा, प्रत्येक चीज चाहे वो बड़ी है चाहे छोटी है, सभी की एक कीमत थी, एक सिंगल डुड्डू के में। 2. All people and even the cattle slept during the day and worked all night. और दूसरी चीज़ क्या थी बेटा? वो ये थी कि सभी इंसान और पशुओं को दिन में रात को सोना है, सभी को दिन में सोना है और रात को काम करना है। ये 2 चीज़ें जो थी बेटा बड़ी ही विचित्र थी। Why does disciple decided to stay in kingdom of fool? Is it a good idea? क्वेश्चन में पूछा गया बेटा, जो चेला था उसने फैसला किया था मूर्खों के साम्राज्य में रहने का,
तो वो ये फैसला क्यों लेता है और क्या ये उसका विचार सही था? तो डिसिपल फाइंड्स द सिटी ए वंडरफुल, तो बेटा चेले को सिटी जो है बड़ी ही अद्भुत लगी, एंड इंटरेस्टिंग प्लेस, बड़ा विचित्र जगह लगी। ऑल ही वांट्स इज गुड चीप फूड, और जो वह चाहता था वो था बेटा सस्ता भोजन। ही रिफ्यूज टू लिसन टू द साउंड एडवाइस एंड वार्निंग ऑफ हिज वाइज गुरु, इसलिए उसने अपने बुद्धिमान जो गुरुजी थे उनकी आज्ञा, उनकी सलाह चेतावनी को नहीं माना। ही स्टे ऑन, वो वहाँ ठहर जाता है, एंड गेट्स इनटू ट्रबल, और मुसीबत में गिर जाता है। ही वॉज गोइंग टू बी हैंग्ड, उसे फांसी लगनी थी, बट हिज गुरुज ट्रिक सेव्ड हिज लाइफ, लेकिन उसके गुरु की चालाकी ने उसे बचा लिया। नेम ऑल द पीपल हु आर ट्राइड इन द किंग्स कोर्ट, उन सभी लोगों के नाम बताइए जिन्होंने राजा के दरबार में यानी ट्रायल के दौरान हाजिरी लगी थी, एंड गिव द रीजंस फॉर देयर ट्रायल, और उनके केस में क्या क्या उन्होंने रीजन दिया ये बताइए। आइए शुरुआत करते, आंसर स्टार्ट होता है बेटा हमारा। ए बर्गलर डाइज ऑन द स्पॉट व्हेन द वॉल कोलैप्स ओवर हिम, एक चोर जो है ऑन द स्पॉट बेटा मर जाता है जब एक दीवार उसके ऊपर गिर जाती है। किंग कॉल्स द कल्प्रिट वन बाय वन टू हिज कोर्ट, राजा जो है मुजरिम को एक एक करके बुलाता है। दीज इंक्लूड्स मर्चेंट, जिसमें शामिल होता है मर्चेंट, ब्रिक लेयर मिस्त्री, डांसिंग गर्ल नृत्य करने वाली लड़की, एंड गोल्ड स्मिथ और सुनार। बट ईच वन ऑफ देम passes ऑन द ब्लेम टू द अदर, लेकिन प्रत्येक कोई जो है बेटे दोष को दूसरे पर डालता चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग, पूछा गया है बेटा राजा के अनुसार वास्तव में मुजरिम कौन था। व्हाई डज ही एस्केप द पनिशमेंट, और वह पनिशमेंट से कैसे बचता है। द किंग फाइनली कैचेज अप विद द रिच मर्चेंट, राजा जो है अंत में बेटे अमीर व्यापारी को पकड़ता है, एंड होल्ड हिम रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ ऑफ द बर्गलर, और वही उसे जो चोर होता है उसकी मृत्यु का जिम्मेदार मानता है। बट ही एस्केप पनिशमेंट, लेकिन वो दंड से बच जाता है, बिकॉज ही इज नॉट फैट इनफ, क्योंकि वो बेटा इतना मोटा नहीं था टू फिट द स्टैग, कि वो फांसी के फंदे में सही आए। क्वेश्चन 5 है, व्हाट आर द गुरुजीज वर्ड्स ऑफ विजडम, व्हेन डज द डिसिपल रिमेंबर देम, गुरुजी के क्या शब्द थे और डिसिपल उसे कब याद करता है। क्वेश्चन हमारे पास ये है, द गुरुजीज वर्ड ऑफ विजडम वर दैट द फूल्स कुड नॉट बी डिपेंड अपॉन, गुरुजी के शब्द थे बुद्धिमता के वो ये थे कि भाई मूर्ख जो है वो कभी अपने ऊपर निर्भर नहीं होता। इन दैट किंगडम ऑफ फूल्स, उस मूर्खों के साम्राज्य में नोबडी वाज सेफ, कोई सुरक्षित नहीं था। बट द ग्रीडी गल्टन डिस्पल डिड नॉट टेक द एडवाइस सीरियसली, लेकिन वो लालची जो चेला था उसने सलाह को सीरियसली नहीं लिया। व्हेन ही वॉज गोइंग टू बी हैंग, जब उसे फांसी लगने जा रही थी, फॉर नो फॉल्ट्स ऑफ हिज, हालांकि उसकी कोई गलती नहीं थी, ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड रिमेंबर्ड हिज गुरुजी, उस वक्त उसे अपनी गलती बेटा महसूस की और गुरुजी को उसने याद
किया। हाउ डज गुरुजी मैनेज टू सेव हिज डिसिपल्स लाइफ? बेटा इस क्वेश्चन को कल करेंगे, आज की वीडियो में इतना है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप घर पे सब ठीक ठाक होंगे। मैं रोहित सर आज आपको जो नया टॉपिक है मस्कुलर टिश्यू उसके बारे में बताऊंगा, और साथ में हम कनेक्टिव टिश्यू भी आज पढ़ेंगे। और दो टॉपिक होंगे आज हमारे, मस्कुलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू, और ये दोनों टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार ज़रूर देखें और इसको अच्छे से रिवाइज़ करें। अगर आपने लिखा हुआ है तो आप इसको रिवाइज़ करें, अगर आपने नहीं लिखा है तो उसको आप लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम मस्कुलर टिश्यू से। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मस्कुलर टिश्यू? नॉर्मली जो मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो मसल्स के अंदर पाई जाएंगे, है ना। तो ये लोकोमोशन और मूवमेंट करने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, जिससे हमारी जो मसल सेल्स है वो हाईली क्या होती, कॉन्ट्रैक्टाइल होती हैं। मतलब मूवमेंट कब करेंगी, जब वो हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल होंगी। और ये किसकी बनी होती हैं? दे आर मेड ऑफ द मसल फाइबर। इसके स्ट्रक्चर और फंक्शंस के आधार पर हम मस्कुलर टिश्यू को डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। उनका नाम है स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड और कार्डिक मसल्स। ये जो मसल्स हैं कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू कहलाती हैं, और इसी के सहायता से ही हम क्या कर पाते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं। तो इसलिए हम अपनी बॉडी को मूव कर पाते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपनी मूवमेंट कर पाते हैं। तो जो मसल्स आर ऑफ द 3 टाइप्स कंपेयर्ड बिलो, नीचे आपको दिखाया गया है, मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड और कार्डिक मसल्स का ये जो चार्ट बनाया हुआ है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो स्टेप्ड कह लीजिए या स्ट्रेटेड कह लीजिए, बात एक ही है। तो सबसे पहले लोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रेटेड किस में पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं बॉडी वॉल्स, लिम्स, टंग, फेरिंग्स एंड बिगनिंग ऑफ ईसोफेगस के अंदर पाई जाती हैं। वहीं अनस्ट्रेटेड मसल की अगर हम बात करें तो ये पाई जाती हैं अकर इन वॉल ऑफ द होलो विसेरा, हमारी आई की जो आइरिस है वहाँ पाई जाती हैं, और जो स्किन की जो डर्मिस लेयर है उसमें अनस्ट्रेटेड मसल्स क्या हैं, पाई जाती हैं। कार्डिक मसल्स की बात करें तो आपको पता ही चल गया, कार्डिक का मतलब हार्ट होता है, तो ये केवल हार्ट के अंदर पाई जाती हैं। पुल्मोनरी वेन और सुपीरियर वेना केवा के अंदर भी आपको ये देखने को मिलती हैं। स्ट्रिप्ड का दूसरा नेम क्या है? स्ट्रिएटेड बोलते हैं, स्केलेटल एंड वॉलेंट्री मसल फाइबर के नाम से हम इनको जानते हैं। वहीं अनस्ट्रिप्ड की अगर हम बात करें तो इनको नॉन स्ट्रिएटेड, स्मूथ, विसेरल और इनवॉलेंट्री मसल फाइबर के नाम से जाना जाता है, और कार्डिक को हम हार्ट मसल फाइबर के नाम से जानते हैं। बच्चों अगर हम शेप की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रिप्ड मसल्स की जो शेप होती है वो होती है सिलेंड्रिकल, अनस्ट्रिप्ड की होती है स्पिंडल, और कार्डिक मसल्स की कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है। स्ट्रिप्ड जो मसल्स हैं ये कैसी होती है, वॉलंटरी होती हैं, मूवमेंट करती हैं। अनस्ट्रिप्ड इनवॉलंटरी होती हैं बच्चों, और कार्डिक मसल्स भी क्या है, इनवॉलंटरी होता है, मतलब हम अपने अनुसार इनको मूवमेंट नहीं करा पाते हैं, तो इसलिए ये इनवॉलंटरी कहलाती हैं। लाइट एंड डार्क बैंड्स नॉर्मल स्ट्रिप्ड की बात करें तो इनमें प्रेजेंट होती हैं, अनस्ट्रिप्ड और कार्डिक में क्या होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं। ब्रांचिंग की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रिप्ड में क्या होते हैं, ये एब्सेंट, अनस्ट्रिप्ड में एब्सेंट, लेकिन कार्डिक के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट। मतलब ब्रांचिंग केवल आपको कार्डिक मसल टिश्यू के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, आप इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करें। अब आती है बात भाई नेक्स्ट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कनेक्टिव टिश्यू, मतलब टिश्यूज विच बाइंड टुगेदर द वेरियस टिश्यू इन द एन ऑर्गन टू सपोर्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड फॉर्म पैकेजिंग अराउंड द डिफरेंट ऑर्गन्स। मतलब ये जो टिश्यू होती हैं ये बहुत सारी टिश्यूज़ को बाइंड करने का काम करती है, सपोर्ट करने का काम करती है, ताकि जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर फॉर्म में अपना फंक्शंस कर सकें। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, इनके अंदर फैटी एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं भाई कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में? इनके अंदर फैटी टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। एरियोलर टिश्यू की अगर मैं बात करूं, एरियोलर टिश्यू की, तो ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। ये एनिमल्स की बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ये नॉर्मली स्किन और मसल्स के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। इनके अंदर मैट्रिक्स, फाइबर और कुछ सेल्स के इनके अंदर पाई जाती हैं। मैट्रिक्स की अगर मैं बात करता हूँ एरियोलर टिश्यू में, तो ये स्टिकी मास होता है, एमोर्फस, ट्रांसपेरेंट, सेमी सॉलिड प्रेजेंट होता है,
जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंसेज आपको देखने को मिलते हैं फाइबर्स के, और जिसके अंदर सेल्स क्या होती हैं, एम्बेडेड होती हैं। वहीं दूसरी तरफ फाइबर्स की बात करते हैं तो दो तरीके के फाइबर आपको देखने को मिलेंगे, वाइट कोलेजन फाइबर और येलो इलास्टिक फाइबर। वहीं अगर मैं सेल्स की बात करता हूँ, अगर मैं सेल्स को यहाँ पर बताने की कोशिश करूँ तो फिब्रोब्लास्ट मतलब मैट्रिक्स, फॉर्म मैट्रिक्स एंड फाइबर्स। मास्ट सेल्स ये हिस्टामाइन, हिपेरिन और सीरोटोनिन क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं। मास्ट सेल क्या सिक्रेट करते हैं, हिस्टामाइन, हेपरिन, सीरोटोनिन। अब बारी आती है एडिपोज टिश्यू की। एडिपोज टिश्यू की बात करें तो फिब्रोब्लास्ट सेल्स क्या होती हैं, बड़ी हो जाती हैं, लार्ज हो जाती हैं, और कुछ फैट जो ग्लोब्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेल्स को जोड़ने का काम करते हैं, जिससे एक लार्ज ग्लोब्यूल यहाँ पर क्या है, क्रिएट हो जाता है। ये हमारी बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करने का काम करते हैं। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, एडिपोज टिश्यू की। और इसके अलावा ये शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करते हैं। ये जस्ट हमारी स्किन के नीचे क्या है, प्रेजेंट होती हैं, और साथ में हार्ट और किडनी के सराउंडिंग भी ये देखने को मिलती हैं। अब बारी आती है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, इट इज़ मेड अप ऑफ ए मैट्रिक्स containing bundles of the collagen fibers which are almost inelastic and has a great tensile strength। देखिए, एक तो इस मैट्रिक्स के अंदर आपको बहुत सारे कोलेजन फाइबर्स देखने को मिलेंगे। ये बहुत ही इलास्टिक होते हैं और इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल की फॉर्म में अगर मैं आपको बताता हुआ चलूँ तो टेंडन्स जो क्या करते हैं, मसल को बोन से जोड़ने का काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें केवल इलास्टिक फाइबर्स ही प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि लिगामेंट्स। ये दो बोन्स को जोड़ने का काम करते हैं, उनको हम लिगामेंट्स कहते हैं। तो गाइस इतना ही आपको क्या करना है, ये रिवाइज करना है। तो मैंने आज आपको क्या क्या कराया है, मैंने आज आपको मस्कुलर टिश्यू और साथ में कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बताया है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, अच्छे तरीके से रिवाइज करने हैं। ये जो नोट्स हैं अगर आपने नहीं लिखे हैं तो आप इसको फेयर नोटबुक में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के अंदर 100% क्या हैं, पूछे जाएंगे। चलो कल मुलाकात करेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।